स्कूल भुवन एनसीईआरटी वेब पोर्टल है, याद रखिएगा ये चीज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करें क्लास 6 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है मानचित्र अध्याय 4। तो इसके विषय में तो देखिए, कहते हैं सबसे पहले क्या कि इसमें आपको ना एक ऊपर में दिए कि सूचक यंत्र दिए हुए, कंपास का फोटो दिया हुआ है। तो कंपास का सुई जो मेन सुई होता है वो रहता है आपको उत्तर दिशा की तरफ। लेकिन अगर पूछेगा कि देखिए सूचक में कौन से दो दिशा को जो है दर्शाया जाता है, तो आपको एक होगा उत्तर और दूसरा होगा दक्षिण। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों साइड आपका रहता है, याद रखिएगा। टीआरई के लिए इंपॉर्टेंट है और सीटेट के लिए भी। अब चलते हैं आगे। तो कहते हैं कि ग्लोब जो है इसका बहुत महत्व है और इसके बारे में हम लोगों ने जो 3rd चैप्टर है, 2nd चैप्टर है, तो इस समय हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए कि ग्लोब का अध्ययन जो है कुछ सीमाएं तक ही होती है। अगर हम बात करें कि सीमा क्या है, तो जब हम अगर पूरी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तब ग्लोब है हमारे लिए उपयोगी होगा साबित, ठीक है। लेकिन अगर वही हम अगर पृथ्वी केवल एक भाग का बात करें, जैसे कि अपने देश का, राज्य का, जिला का, शहर का या गांव का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वहां पे जो है हमारे लिए ग्लोब उतना उपयोगी साबित नहीं होगा, क्योंकि ग्लोब पर पूरा विस्तृत रूप से रहता है और हम लोगों को चाहिए किसी प्रॉपर एक जगह का। तो ग्लोब पे अब देखिए उतना ज्यादा जो डिटेल भी नहीं रहता है उसमें। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। अब कहता है कि मानचित्र क्या है, तो समझिएगा कि कहता है मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। चपटी सतह मान लीजिए कि जैसे अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो ये क्या है, चपटा सतह है, इसका जो पेज है, और इस पे हम कोई माप लेकर के किसी एक प्रॉपर जगह का, देश का, राज्य का, गांव का मैप बनाएंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, मानचित्र कहलाएगा। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, यानी कि जो पूरा गोल है, पृथ्वी वाला गोल है, उसको चपटी सतह पे लाना जो है एक असंभव काम है, ठीक है। अब ये कहता है कि मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है, यानी कि जो भी हमारा काम है, या फिर देखें तो जो हम अगर बात करें छोटे क्षेत्र का या फिर कुछ तथ्यों को दर्शाता है, या हम जो भी चाहे वो एक मानचित्र में दर्शा सकते हैं प्रॉपर किसी एक जगह का लेके। कहते हैं क्या कि मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है, जबकि क्या है कि बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा दिया जाता है, तब वह एक एटलस बन जाता है। जो हमारा एटलस है क्या करता है, बहुत सारे मानचित्र को एक साथ समाहित कर देता है। जैसे कि भारत का ही है तो प्रत्येक राज्य का अलग अलग है, फिर देश है, महादेश है, तो सबके बारे में जो अलग अलग देगा, तो वो एक बुक बन जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। अब कहते हैं कि एटलस भी विभिन्न प्रकार के तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। अब इसका भी जो क्या है, अब देखिए कैसा है, प्राकृतिक है, भौतिक है, या फिर क्या कहते हैं कि थीमेटिक है, किस टाइप का मानचित्र है, या फिर उसमें क्या चीज आपको शो कर रहा है, तो उस हिसाब से जो खींचा गया है, तो वो कहता है कि सबका माप जो है अलग अलग है। कहते हैं कि मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ग्लोब से क्या है कि ग्लोब से ज्यादा जानकारी हमको मानचित्र से मिल जाएगा। कहते हैं कि मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। आइए जो है इसमें कुछ मानचित्र के प्रकार हैं नीचे वर्णित, उनको देखते हैं। देखिए, तो अब पहले मानचित्र की बात करें तो इसका नाम है भौतिक मानचित्र, ठीक है। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है वो समझिएगा। सीधा सीधा इसका मतलब है कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है हम लोगों को, ठीक है, जितना सारा चीज वो इसमें आ जाएगा आपको। अगर देखिए इसी के हिसाब से बात करें तो जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां हैं, वही बात हो गई कि जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाला जो मानचित्र है, इसी को हम लोग भौतिक मानचित्र कहेंगे, या फिर भौतिक या उच्चावच मानचित्र भी इनको कहा जाता है। याद रखिएगा कि भौतिक मानचित्र को ही जो है हम लोग उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। अब चलिए आगे, तो हम लोग बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र पे। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि राजनीतिक मानचित्र, तो जिसमें जो है राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों या विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र जो होंगे वो आपको क्या कहलाएंगे, राजनीतिक मानचित्र कहलाएंगे, या फिर इनको कहा जाता है। यानी स्पष्ट है कि जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीमा निर्धारित कर देते हैं किसी भी जगह का। तो ये क्या है, प्रकृति के द्वारा नहीं, ये मानव निर्मित है, तो ये मानवों के द्वारा किया गया चीज है, इसलिए इसको राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इतना समझने के लिए पर्याप्त है। अब चलते हैं थीमेटिक मानचित्र पे। कहता है क्या, थीमेटिक मानचित्र, तो कहें आगे, तो कहता है कुछ इस तरह का जो मानचित्र होता है इसमें विशेष जानकारियां प्रदान की जाती है, जैसे कि सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा का मानचित्र हो गया, वन या उद्योग हो गया। तो जो इसका वितरण वगैरह दर्शाने वाला मानचित्र होता है, इसी को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जो जब किसी विशेष चीज के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी एक मैप पे दर्शाएंगे या उसकी जानकारी देंगे, तो वो आपको थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। अब सबसे बड़ा बात क्या होता है कि जो मानचित्र है इनको जो है हम बनाते हैं, इनको जो है हम सूचना इसमें इकट्ठित करते हैं, तो उसके लिए जो है 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। क्या क्या है आपको, दूरी, दिशा और प्रतीक, या कहें तो मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन कौन सा, दूरी, दिशा और प्रतीक। देखिए प्रतीक को जो है कहीं कहीं पे आपको चिन्ह मिल जाएगा, ठीक है, चिन्ह मिल जाएगा लिखा हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे चलिए, इतना याद रखिएगा कि अगर बात करेगा कि मानचित्र के कितने घटक हैं, तो 3 घटक हैं। कौन कौन सा, तो दूरी, दिशा, प्रतीक। इसमें से बेराबारी हम लोग दूरी, दिशा और प्रतीक के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दूरी के बारे में, तो कहता है कि मानचित्र जो है एक आरेखन है, यानी कि उसको क्या है कि हम लोग रेखा द्वारा जो है मतलब आकृतियां वगैरह बनाते हैं, तो ये पूरे विश्व का या किसी एक भाग का छोटे कागज पर जो है हम, या फिर पन्ना पर जो इसको दर्शाते हैं। हम यूं कहे कि मानचित्र जो है हम लोग क्या करते हैं, छोटे पैमाने
पैमाने पर खींचे जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि इसको जो है खींच बनाते तो हैं, लेकिन बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मानचित्र पे जो दूरी देंगे, अगर वो दूरी दो स्थानों के बीच की वास्तविक रहती है, तभी जो है क्या होगा कि मानचित्र सही होगा। मान लीजिए कि हम मानचित्र पे क्या करते हैं कि कुछ लिख देते हैं और वास्तविक में कुछ होगा, तो वो मानचित्र सही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कहते हैं क्या कि यह तभी संभव होगा, यानी कि एक मानचित्र बनाना तभी संभव होगा जब हम क्या करेंगे, कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। यानी कि मान लेते हैं कि आपके पास ना एक पेपर है इतना बड़ा, अब इसमें जो है हम भारत का नक्शा बना रहे हैं। ठीक है, भारत का नक्शा बना रहे हैं यहाँ पे। तो अब भारत का जो नक्शा बना रहे हैं, तो इसमें जो हम मैप लेंगे, जो हम दूरी लेंगे, ठीक है, तो उसका एक हम निर्धारित करेंगे कि हम क्या करेंगे कि 500 किलोमीटर बराबर जो है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या है कि उस दूरी को जो है स्थल के बड़ी दूरी के रूप में व्यक्त करेंगे। कहते हैं क्या कि उस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर जो है दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अगर हम 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर लेंगे, यानी क्या हो गया कि एक जो हमारा पैमाना है छोटा है, और क्या करेंगे हम यहाँ पे जो स्थल की दूरी है वो बहुत बड़ी है, तो व्यक्त करेंगे कि उदाहरण के लिए, ठीक है, विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर हम लोग 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय क्या हो गया कि मानचित्र जो है 1 सेंटीमीटर स्थल को 5 किलोमीटर में दर्शाया गया है। यहाँ देखिए हमारा और यहाँ मानते हैं आप ही का और आपका विद्यालय, आपका कोचिंग जो है 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अब हम मानचित्र बनाए आपके पूरे शहर का या घर का, मतलब घर से कोचिंग का, तो इस एरिया का जो मैप बनाए हम लोग, तो क्या किए कि हम 10 किलोमीटर बराबर जो है 2 सेंटीमीटर दे रहे हैं। ठीक है, कि आपके घर से जो है वहां का दूरी 2 सेंटीमीटर, यानी क्या किए हम लोग कि वास्तविकता में जो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। अब देखिए कहते हैं क्या कि रेखाचित्र का पैमाना होगा, कहते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। कहें तो इस प्रकार का पैमाना जो है किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थान के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। यानी कि देखिएगा सब मैप के नीचे में ना कुछ लिखा होता है कि इतना बराबर इतना मिलियन, या फिर 1 सेंटीमीटर, या एक जो भी हो डिस्टेंस वो आपको लिखा मिल जाएगा। देखिए अब ये वाला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कहें तो मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं, तो इसी को हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। अब देखिए एक चीज यहाँ पे है कि छोटा पैमाना वाला मानचित्र, ठीक है, यानी क्या है कि जब हम स्थल की जो वास्तविक दूरी है वो ज्यादा रखेंगे, और जो हम मानचित्र पे सेंटीमीटर में दूरी या नक्शा बनाते हुए जो दूरी दिखाएंगे वो कम दिखाएंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया आपका छोटे पैमाने वाला मानचित्र हो गया, यानी पैमाना हमारा नाप जो है क्या है, छोटा है। अब वहीं हम बात करें कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर हम 5 सेंटीमीटर दिखाते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि अब जैसे कि हमारा एक शहर है, अब एक शहर है तो क्या है कि छोटा ही होगा। अब हम इसको पेज पे दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर ही दिखाएंगे, यानी क्या भी छोटा हो गया, दूरी भी छोटी हो गई जो वास्तविक दूरी है। इसीलिए जो है इसको क्या करेंगे, कहेंगे बड़े पैमाने वाले मानचित्र। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे आया आपका कि 5 सेंटीमीटर में हम 500 ही मीटर दिखा रहे हैं, कि पैमाना हमारा नाप जो है यहाँ पे बड़ा हो गया। ऊपर वाले में देखिए तो 5 सेंटीमीटर बड़ा 500 किलोमीटर, यानी कि पैमाना हमारा छोटा था, माप छोटा था। तो अब समझ गए होंगे हम लोग कि है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। स्वाभाविक है, मान लेते हैं कि एक मानचित्र ये रहा जिसमें हम क्या कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर बराबर जो है 500 किलोमीटर ले रहे हैं। ठीक है, और एक ये मानचित्र है आपका जिसमें आप 5 सेंटीमीटर बराबर मात्र 500 मीटर ले रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो ये वाला मैप है आपका मानचित्र होगा ये ज्यादा जानकारी देगा और ये वाला कम देगा। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है कि ये आपका हो गया क्या, छोटे पैमाने वाला मानचित्र, और ये हो गया आपका बड़ा पैमाना वाला मानचित्र। चलते हैं आगे। यहाँ पे जो है आपको एक नक्शा बना हुआ मिल जाएगा, इसको पुस्तक में देख लीजिएगा कि दुकान है, फिर पोस्ट ऑफिस है, सामुदायिक केंद्र है, पेड़ है, खेल का मैदान है, विद्यालय, कुआं है, वगैरह वगैरह करके जो है आपको दिया हुआ है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे दिशा के बारे में। ठीक है, तो कहते हैं क्या कि हम लोग मानचित्र देखे हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पे भी जो है आपको एक दिख जाएगा कि यहाँ पे दिशा के बारे में जो है आपको सब बताया हुआ है, कौन सा दिशा है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो हम उत्तर दिशा लेते हैं, यहाँ मैप पे देखते हैं उत्तर दिशा, देखिए आपको ऐसे करके एरो रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आपको नॉर्थ। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बताया कंपास में ऊपर साइड जो होता है नॉर्थ होता है, और कहते हैं कि इसको जो है नॉर्थ को हम लोग क्या करते हैं ऊ अक्षर से, या फिर इसके लिए जो है हम ऊ अक्षर लिखते हैं या फिर लिखा होता है, और यह जो है तीर का निशान उत्तर दिशा को क्या करता है, दर्शाता है। याद रखिएगा कोई भी मैप में तीर का निशान ऊपर रहता है, ये उत्तर दिशा को आपको दर्शाता है। अब देखिए कहते हैं इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है, यानी कि ये वाले पोर्शन जो है यहाँ पे क्या कहलाएंगे, उत्तर दिशा कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए कहते हैं क्या, यदि आपको उत्तर के बारे में पता होगा तो आप दूसरी दिशाओं
जैसे कि पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता आसानी से लगा सकते हैं। अब ये कहते हैं कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो अब देखिए इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो है आपका 4 दिशाएं, यानी कि उत्तर, ठीक है, कौन कौन सा आपका हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये आपको प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीच की 4 दिशाएं होती है, जिसको हम उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम जो है कहते हैं। यानी कि बीच वाली दिशा जो होती है क्या करती है, मदद करती है किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाने में, यानी कि जो हमारा 4 प्रधान दिग्बिंदु है उसके अलावा। तो देखिए यहाँ पे मैप है, इसमें समझते हैं। देखिए ये आपका हो गया यहाँ से उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। अब उत्तर और पूरब के बीच में जो रेखा पड़ने वाला है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, और उत्तर और दक्षिण, ठीक है, सॉरी, पूरब और दक्षिण के बीच में जो पड़ेगा उसको हम बोलेंगे दक्षिणी पूर्व, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन। अगर हम यही बात करें तो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो पड़ता है ये होता है उत्तर पश्चिम, और जो आपका उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ेगा ये होगा दक्षिण पश्चिम। है कि जो हमारा दिक्सूचक है, जो अभी हम लोग देखे हैं, कंपास है, जो आपको क्या करता है, उत्तर दिशा को डोनेट कर रहा था और एक लाइन जो है उसका दक्षिण दिशा में था। ये आपका 0 डिग्री था और ये आपका 180 डिग्री था, ठीक है। तो अब याद रखिए कहता है कि किसी भी स्थान का जो है दिशा का पता हम आसानी से लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई जो है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होगी। यही चीज वाले बात बोले थे कि जो इसकी चुंबकीय सुई है ये हमेशा किस दिशा में होगा, तो उत्तर दक्षिण में। मेन सुई जो है आपको उत्तर दिशा में रहता है। अब चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट पट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले देखा दूरी के बारे में, ठीक है, फिर देखा हम लोगों ने किसके बारे में, दिशा के बारे में। जब तक हमें दूरी और दिशा का ज्ञान नहीं होगा हम लोग किसी भी चीज का जो है मानचित्र नहीं बना सकते हैं। अब प्रतीक के बारे में समझते हैं। कहता है कि मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक जो है आपका प्रतीक होता है। क्या है, किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार, विभिन्न आकृतियां जैसे कि भवन, स्कूल, पुल, वृक्ष, रेल, पटरियां या कुएं को दिखाना संभव जो है नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, निश्चित अक्षरों, छायाओं या रंगों तथा चित्रों को जो है उपयोग करके जो है उसको दिखाते हैं। अब हर मैप पे हम लोग कितना भवन, स्कूल बनाएंगे, जंगल का फोटो बनाते रहेंगे, तो इन सब के लिए क्या करते हैं, हम लोग जो है कुछ अक्षर या प्रतीक चिन्ह ले लेते हैं। कहते हैं कि ये प्रतीक जो है कम स्थान में अधिक जानकारी आपको प्रदान कर देगा। कहें तो प्रतीक के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को जो है आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना भी क्या होता है, आसान हो जाता है। मान लेते हैं कि आप किसी एक क्षेत्र विशेष से हैं और दूसरे क्षेत्रों की जो भाषा को आपको नहीं मालूम है, तो आपको दिशाओं के बारे में किसी न किसी से पूछना होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा, उस समय में आपको जो वहाँ पे चिन्ह मिलेगा आप उसकी सहायता से जो है अपना काम जो है क्या कर सकते हैं और या फिर कहें तो मानचित्र के से जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कहें तो मानचित्र एक विश्वव्यापी भाषा होता है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि इन प्रतीकों के संबंध में अगर हम बात करें तो एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है और यही जो है आपको रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। यानी कि जो हमारा चिन्ह है, ठीक है, जो हमारा सिंबल है ये वाला सब, ठीक है, कैसे क्या आएगा, यही आपका क्या कहलाता है, रूढ़ प्रतीक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि विभिन्न रंगों का उपयोग जो है इसी उद्देश्य से किया जाता है कि मैप को हम लोग समझें। अब देखिए कहते हैं कि उद्देश्य का, तो जैसे कि नीला रंग जो है किसके लिए है, जलाशय के लिए इस्तेमाल होता है। भूरा रंग किसके लिए है, पर्वत के लिए है। पीला रंग है पठार के लिए और हरा रंग है मैदान के लिए। तो इस बार जुलाई 24 वाले सीटेट में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब तो कहता है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र भी आपको बहुत अच्छा चीज है। कहते हैं क्या कि रेखा चित्र भी एक आरेखन है, ठीक है, यानी कि जैसे हम मैप किए थे वैसे ही रेखा चित्र होता है। यानी कि हम बात करें तो ये जो है पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी जो है हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र का एक अच्छा आरेख खींच देते हैं और वहां जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो है सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। यानी कि आप लोगों को याद होगा कि घर में या फिर कहीं पे भी जो है आप लोग क्या करते हैं कि एक पेपर लेते हैं और पेपर पे जो है कुछ जो है इसे करके नक्शा बनाते हैं, वो यहाँ से चल जाइए, तो ठीक है, तो वो चला जाता है। तो वही चीज़ क्या हुआ, आपका रेखा चित्र हो गया। फिर कहते हैं आगे क्या, आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे ही रेखा चित्र कहते हैं। वही वाली बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने लिए एक कागज देते हैं, किसी को जाना होता है, मान लेते हैं कोई चौक है, चौराहा है, मार्केट है, कहीं दुकान है, तो यहाँ से दहीना बजिया बामा बजिया देख ला, ई मेन रोड हो गया, यहाँ से दहीना इन्हें जिया फिर बामा जिया। तो ये क्या हो गया, एक बिना मैप का हो गया, बिना दूरी दिशा का हो गया। तो ये क्या होगा, आपको रेखा चित्र मानचित्र कहला, यानी कि इसमें कोई पैमाना का उपयोग नहीं हुआ है। अब देखिए इसके बाद एक चीज आता है आपका खाका। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खाका किसे कहते हैं। तो सीधा समझिएगा कि बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र है इसे हम लोग क्या कहेंगे, खाका कहेंगे। बड़ा पैमाना मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या करते हैं, एक जो पैमाना लेते हैं उसमें बहुत कम दूरी को दिखाते हैं, ठीक है, तो वही आपका बड़ा पैमाना हो गया। और जब हम क्या करते हैं कि एक जो पैमाना लेते हैं उसमें
ज्यादा दूरी को दिखाते हैं तो वो आपको छोटा पैमाना हो जाता है। तो कहता है कि अगर जैसे हम खाका है तो ये क्या होगा कि अगर हम कभी कभी जो है अपने कमरे का या किसी कमरे का लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है तो हम क्या करते हैं उसे ना किसी कागज पे या किसी चीज पे जो है लिख के दिखा देते हैं, या फिर कहें तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि एक पैमाना उठाते हैं और बड़ा पैमाना वाला रेखा चित्र खींच देते हैं। इसे ही जो है क्या करते हैं हम लोग खाका कहते हैं। तो आशा उम्मीद है कि चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बताइए कमेंट करके, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल अगले चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।